तो मित्रों, कहानी कुछ यूं है कि इन दिनों इंडिया के जो डिफेंस के सर्कल्स हैं या उनके जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी महफिलों के अंदर आजकल इतना पाकिस्तान और चाइना भी डिस्कस नहीं हो रहा होता जितना ज़्यादा बांग्लादेश डिस्कस हो रहा होता है। आए दिनों उनके टॉप के ऑफिशियल्स बांग्लादेश के अंदर बदली हुई सूरत हाल के हवाले से अपने दुखड़ों का इजहार करते रहते हैं। आज इंडिया के फॉर्मर जो आर्मी चीफ है इंडिया के, देखिए आर्मी चीफ तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का ओहदा होता है ना, डिफेंस से रिलेटेड, इससे बड़ा तो कोई ओहदा नहीं होता। आर्मी चीफ तो वो बंदा होता है जिसको पूरा मुल्क सुन रहा होता है। तो फॉर्मर जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं जनरल एम नरवाने साहब, उन्होंने जनाब बांग्लादेश के हवाले से एक आर्टिकल द प्रिंट के अंदर लिखा है। नरवाने साहब को मैं पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा लिखते हैं डिफेंस के हवाले से, अपने मुल्क को दरपेश खतरों के हवाले से वो लिखते रहते हैं। आज उन्होंने द प्रिंट के अंदर लिखा है कि ये जो बांग्लादेश में सूरत हाल तब्दील हुई है, इससे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, हकीकतन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं और हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है बांग्लादेश। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि सिक्योरिटी थ्रेट बन गया हमारे लिए बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ इनके टाइज बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। पहले से ही हमारे दो फ्रंट्स ऑलरेडी हॉट थे, पाकिस्तान और चाइना वाला बॉर्डर जो था वो ऑलरेडी हॉट था, अब यहाँ पर ये नया सरदर्द आ गया है हमारे बैकयार्ड के अंदर, तो काफ़ी परेशान है वो। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश इज बिकमिंग अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, यूनिस गवर्नमेंट इज टॉकिंग एंटी इंडिया पॉलिटिक्स। Political instability following the regime change in Bangladesh has disrupted its economic relationship with India, affecting supply chains, tariff policies and border infrastructure. याद रखिएगा, ये नरवाने साहब, अगेन आपको रिमाइंडर कराना ज़रूरी है, ये फॉर्मर आर्मी चीफ है इंडिया के, ये कोई छोटी मोटी लेवल की शख्सियत नहीं है, बड़ी लेवल की शख्सियत है। तो इनके जो अल्फाज हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि टॉप के लेवल पर क्या क्या चीज़ें इंडिया के अंदर डिस्कस हो रही हैं, उनके सिक्योरिटी सर्कल्स में बांग्लादेश को किस नज़र से देखा जा रहा है, नए बांग्लादेश को, मुझे कहना चाहिए नए बांग्लादेश को किस नज़र से देखा जा रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। अच्छा, ये अल्फाज वैसे वो पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल करते रहे कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट ये है, अब यही अल्फाज वो बांग्लादेश के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हुआ क्या है इस सारे अरसे के दौरान, हुआ क्या है? कोई हमला कर दिया है बांग्लादेश ने इंडिया के ऊपर? नहीं, सिर्फ एक पपेट रिजीम वहां से डिसमेंटल हुई है और चीखें आप देखें वहां से सुनाई दे रही, लिटरली चीखें सुनाई दे रही कि ये क्या हो गया वहां पर। अगर इनकी पपेट रिजीम हो वहां पे तो सब सही है, अगर बांग्लादेशी अपनी मर्जी की कोई सरकार लेकर आए तो फिर तो सिक्योरिटी थ्रेट है भाई। कहते हैं कि द करंट dispensation under Muhammad Yunus as chief advisor and various ministers is using the anti-India sentiment as a rallying point to cement their positions. बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि ये जो मौजूदा सरकार है अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो है वो भड़का रहे हैं। अब यही इल्ज़ाम तो खैर इंडिया के ऊपर भी है भाई, नरेंद्र मोदी के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही लगता है, कुर्सी पक्की करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ कार्ड प्ले कर रहा है, एंटी बांग्लादेश वहां पर सेंटीमेंट ये प्रोमोट कर रहा है, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट शुरू से लेकर, जब ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात का तब भी इसके ऊपर यही इल्ज़ाम लगता था, कुर्सी पक्की करने के लिए एंटी मुस्लिम कार्ड प्ले कर रहा है। तो आप भी वही बात कर रहे हैं अभी, तो ये तो इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर काफ़ी अरसे से लेकर लग रहा है। इन्होंने अब पलट के यही इल्ज़ाम बांग्लादेश के ऊपर लगाना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर जो सरकार है वो एंटी इंडिया पॉलिटिक्स कर रही है कुर्सी अपनी मजबूत करने के लिए। अच्छा, वैसे मैं नरवाने साहब को थोड़ा सा याद दिला दूँ, फिर आगे थोड़ा सा उनके ख्यालात पे कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। इन्होंने ये जो बात की ना कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट ये फैला रहे हैं, तो याद करिएगा इंडिया आउट कैंपेन जब चली थी ना, कोई नहीं जानता था स्टूडेंट लीडर्स कौन है, उस वक्त कोई नहीं जानता था, लेकिन बड़ी पावरफुल इंडिया आउट कैंपेन वहाँ चली ना बांग्लादेश के अंदर। उससे पहले भी आप देखें बड़े बड़े मुजाहरे इंडिया के अगेंस्ट होते रहे हैं वहाँ पर, तो वो क्या था उस वक्त, तो ना यूनिस था और उस वक्त ना ही ये स्टूडेंट्स उभरे थे, इस तरह से कुछ भी नहीं था, लेकिन मुजाहरे तो होते थे, बड़े बड़े मुजाहरे। नरेंद्र मोदी लास्ट टाइम आया था, क्या हुआ था, बांग्लादेश जब आया था कितने बंदे वहाँ पर शहीद हुए थे मुजाहरों के अंदर कि ये क्यों आया है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी जब ढाका आया था तो मुजाहरे हो गए थे,
उसमें कई सारे बंदे शहीद भी हो गए थे, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, गोलियां इस्तेमाल की शेख हसीना की सरकार के अंदर, और उसमें भी मेरे ख्याल से कभी न कभी कमीशन बनेगी कि क्या हुआ था, बंदे शहीद हो गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट नरेंद्र मोदी की आमद के खिलाफ। तो वो सब चीजें याद रखिए कि ये इन्होंने नहीं स्टार्ट किया एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स, ये इंडिया ने खुद स्टार्ट किए हुए हैं। असल में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की जो सियासत है उसने एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स यहां पर क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, अब चलें, ये तो सारी बातें उन्होंने की ना, सारा कुछ उन्होंने लिखा है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट्स बाय सम फॉर्मर बांग्लादेशी सर्विस पर्सोनेल क्लेमिंग दैट दे कुड इजीली कैप्चर इंडियन टेरिटरी डिड नॉट गो डाउन वेल। इनको याद दिला दूं, यह रिएक्शन के अंदर उन्होंने बयानात दिए थे। बांग्लादेश की मिलिट्री के फॉर्मर लोगों ने रिएक्शन में ये स्टेटमेंट्स दिए थे कि इंडिया के ऊपर हम कब्जा करेंगे, कोलकाता के ऊपर और इन तमाम इलाकों के ऊपर, ये रिएक्शन में दिए थे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से, इंडिया की तरफ से मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब समेत दीगर जो बहुत सारे आपकी फोर्सेस के लोग हैं, वो हिंदू देश बनाने की बात कर रहे थे। बांग्लादेश की ऊपर की साइड का इलाका कब्जे में लेकर हिंदू देश बनाने की बातें कर रहे थे, वहां पर स्प्लिट करने की बात कर रहे थे, बांग्लादेश के 3-4 टुकड़े करने की बात कर रहे थे। उसके रिएक्शन में इन्होंने किया है। तो इसको अगर आप जिंगोइस्टिक बोलते हैं ना, जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट्स इनको बोल रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी वही हुआ है। असल में पहल वहां से की गई है, उसके बाद यहां से जवाब आया था। लेकिन बहरहाल जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है नरवाने साहब ने, वो ये की है कि द न्यू डिस्पेंसेशन कुड आल्सो चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। फॉर इंस्टेंस, if a new government in Bangladesh chooses to align itself more closely with China or Pakistan, as seems to be the case, this could have strategic consequences for India. ये अगर उधर चले गए चाइनीज और पाकिस्तानियों की कैंप में, तो हमारी वाट लग जाएगी। सिंपल भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Pakistani vessels have already docked in Bangladesh, and the country's unprecedented decision to invite Pakistani army personnel to train its soldiers is a matter of consternation in Indian strategic circles. Bangladesh has already experienced significant Chinese influence through infrastructure investments under the Belt and Road Initiative, and this trend could accelerate, leading to deeper geopolitical competition between India and China in South Asia. अब यहाँ पर 2 चैलेंजेस गिनवा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी टाइज बांग्लादेश के स्ट्रांग हो रहे हैं, और उधर से चाइनीज जो हैं वो BRI लेकर पहले से ही बैठे हुए हैं। तो ये डीप लेवल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है बांग्लादेश के साथ इस ब्लॉक की। अगर आप चाइना और पाकिस्तान को मिला के देखें, इसको ब्लॉक की शक्ल में देखें, तो वो कह रहे हैं कि ये डीप लेवल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कि यहाँ पर ढाका के साथ उनकी क्रिएट हो रही है, और इससे चैलेंजेस इंडिया के लिए बढ़ेंगे। फिर वो आ जाते हैं ग्राउंड रियलिटी की तरफ कि इंडिया ऑलरेडी फेसेस इनमिकल नेबर्स टू इट्स वेस्ट एंड नॉर्थ, चाइना और पाकिस्तान की तरफ इशारा है, एंड कैन इल अफोर्ड टू हैव अनदर वन ऑन इट्स ईस्टर्न बॉर्डर्स एज इट विल फर्दर स्ट्रेंथन एन ऑलरेडी डेलिकेट सिक्योरिटी सिचुएशन. Effective management of all possible threats will ensure that Bangladesh's domestic compulsions do not destabilize India's position in South Asia. अब देखिए इस पे क्या कहा जाए, इस पे क्या कहा जाए। ये जब हो रहा था तो तब आंखें खोलनी थी ना। अब जब एक चीज हो गई है, वहां पर सारा मामला धपड़दूस हो गया है ढाका के अंदर आपके लिए, तो अब हाथ पांव मारने से क्या फायदा है। इस वक्त आप जो भी इंडिया की पोजीशन देख रहे हैं नेबरहुड में, उनकी कमजोर जो पोजीशन है उसमें नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज का अमल दिखा ले। वो बिग ब्रदर वाला जो उनका एटीट्यूड था ना, और हिंदुत्व का जो फलसफा था उनका, अखंड भारत का फलसफा था, खुद को असर्ट करने की कोशिश करते थे, अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करते थे इर्द गिर्द के मुल्कों के ऊपर। मेरे ख्याल से उसने इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। मनमोहन सिंह साहब, जिनकी अभी पिछले दिनों ही बाय द वे डेथ हुई है, बड़े अच्छे लीडर थे इंडिया के। उनकी पॉलिसीज को ही नरेंद्र मोदी साहब अगर कंटिन्यू करते तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंडिया के लिए बेहतर होता।